like a Hellcat. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाए रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक एंड री इवेल्युएशन और चैलेंज ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10 एज वेल एज फॉर क्लास 12। ठीक है, जिसका कि आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सिस्टम की कैसे करना है सीबीएसई के सारी चीज़ों को। एज वेल एज हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिगार्डिंग द रिजल्ट डिक्लेरेशन। उन सभी चीज़ों का जवाब मिलेगा आपको इसमें। सीबीएसई ने खुद पब्लिक नोटिस के थ्रू उसको दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं आज के वीडियो में। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीबीएसई की वेबसाइट को लॉगिन करना है, जिसका आपको एड्रेस ऑलरेडी मालूम है, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है cbse.nic.in। जैसे आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको सीबीएसई का ये वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें कि आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, रिजल्ट्स एंड दूसरा है सीबीएसई वेबसाइट। तो आप जानते हो आपको सीबीएसई वेबसाइट में गो थ्रू करना है, क्योंकि आपको यहाँ से आगे की चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, जब आप इसको अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलने वाला है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे आपको रिसेंट अनाउंसमेंट का एक कॉलम मिलेगा फ्लैश करता हुआ, ये लगातार मूवमेंट कर रहा होगा। एज वेल एज इन फोकस में लिखा हुआ भी आपको कुछ दिखेगा। तो इन फोकस में भी आपको कंटिन्यूसली फ्लैश करता हुआ दिखेगा, जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, या फिर रिसेंट अनाउंसमेंट में भी आपको दिखेगा। आपको यहां पर ही टच करना है, दोनों में से किसी भी एक सेक्शन में, जो क्या है आपका शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, एंड ये रहा आपका अप्लाई ऑनलाइन हेयर, या फिर ये रहा अप्लाई ऑनलाइन हेयर। ठीक है, तो किसी भी एक साइट से आप अप्लाई कर लीजिए। जैसे अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपका ये इंटरफेस खुलने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको अप्लाई फॉर क्लास 12, देन क्लास 10, देन फी पेमेंट, चेक फॉर फी स्टेटस, देन एप्लीकेशन स्टेटस, वेरिफिकेशन एंड हेल्पलाइन, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपके होम पर। एंड देन अगर आप इन केस अप्लाई करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं, हो जाता है, तो आप उसको भी यहाँ से दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं। और एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आप देखेंगे बार बार आपको सीबीएसई का हर एक लगभग पेजेस पर ही फ्लैश करता हुआ दिखेगा, जिसको मैं वीडियो के अगले हिस्से में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने, जैसे अभी क्लास 10th का तो वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट क्लास 12 का चल रहा है। तो अगर आपने क्लास 12 के आप स्टूडेंट हैं, आपने इस पर क्लिक किया, तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कैसा खुलेगा, तो ये है आपका नेक्स्ट इंटरफेस, जिसमें आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर पहले एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर देन आपको 5 डिजिट का आपका स्कूल नंबर जो एडमिट कार्ड में होगा वो यहाँ से, वहाँ से देखकर यहाँ लिख देना है। एंड देन सेंटर नंबर जो आपका एडमिट कार्ड में दिया होगा वो भी आपको यहाँ लिख देना है। इन 3 डिटेल्स को भरने के बाद प्रोसीड्स पर क्लिक करिए, और देखिए फिर नीचे वहाँ पर आपको कुछ फ्लैश करता हुआ दिखेगा, है ना। इनको मैं वीडियो में लेटर ऑन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपका आगे का प्रोसीजर आप फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड रह गई बात आपको रिगार्डिंग फी पेमेंट, तो देखिए फी पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलने वाला है। और साफ साफ सीबीएसई ने 3 तरह की बातें लिखी हैं कि इफ़ यू आर पेइंग फी फॉर वेरिफिकेशन देन एंटर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन नंबर। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वेरिफिकेशन एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, वो आपको डालना है। कहाँ पर, यहाँ इस बॉक्स में। और अगर आपने अप्लाई किया आंसर बुक के लिए, फोटोकॉपी के लिए, तो आपको उसका एप्लीकेशन नंबर डालना है। एंड अगर आपने री इवेल्युएशन यानी चैलेंज के लिए अप्लाई किया तो री इवेल्युएशन एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, वो डालना है। एज वेल एज आपको अपना रोल नंबर भी डालना है। एंड देन प्रोसीड पर क्लिक करके आप आगे की चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले हमें जानना बहुत जरूरी है रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को जो सीबीएसई ने इशू किए हैं पब्लिक पोर्टल पर, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें सारा काम करना चाहिए। तो आइए पहले उसको जान लेते हैं। देखिए, सीबीएसई की नोटिस पब्लिकली जो आई हुई है उसमें 3 स्टेप्स की बात हुई है। ठीक है, मैं समरी पर ले चलता हूँ, सारी बातों को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। तो 3 स्टेप्स में वेरिफिकेशन होना है। पहले तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, और ये बात ध्यान रखिएगा, जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेगा वही स्टेप नंबर 2 के लिए भी आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 या स्टेप नंबर 3 पर नहीं जा सकते हो। आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करिए, फिर अप्लाई करिए ऑब्टेनिंग फॉर फोटोकॉपी, एंड देन लास्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं री इवेल्युएशन के लिए। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं सीबीएसई ने क्लियरली लिखा है 3 स्टेप्स में प्रोसेस होगा आपका वेरिफिकेशन को लेकर। ठीक है, सो उसके बाद आप देखिए रिलेटेड आपके इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट देखिए क्या है कि सिर्फ आपका ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, कोई ऑफलाइन मोड से एप्लीकेशन नहीं आएगा। ठीक है ना। एंड नो एप्लीकेशन आफ्टर शेड्यूल एंड
इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। तो ऑफलाइन भी एक्सेप्ट नहीं होगा, एज वेल एज जो शेड्यूल दिया गया है, जो मैं लेटर ऑन अभी वीडियो में दिखाऊंगा आपको, उस शेड्यूल के बाद भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सेकंड बात क्या लिखी गई है कि आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज यानी फीस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ही आप कर सकते हो। नो अदर मोड, दैट इज ऑफलाइन आप नहीं कर सकते हैं, दैट इज पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, एनी अदर मोड। ठीक है, इस अदर मोड से आप ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही कर सकते हैं। देन इनकम्प्लीट ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट या ऑफलाइन आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ वन कि ओनली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा इसको अप्लाई करने से पहले। ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर ईच स्टेप, मतलब जो 3 स्टेप की बात हुई है ना, वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद फोटोकॉपी एंड देन फाइनली री इवैल्यूएशन, तो उन तीनों के लिए आप सिर्फ एक कैंडिडेट एक बार ही अप्लाई कर सकता है। तो इससे पहले कि आप अप्लाई करो, विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही और शी हैज टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट। तो आप अप्लाई करने से पहले ही घर पर अपने पूरे एग्जाम के चीज़ों को समझ कर आप सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसी एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है इन सब प्रोसेस में, या कई सब्जेक्ट्स के लिए। बाद में आप दोबारा सोचोगे ना कि आज आपने अप्लाई कर दिया 2 घंटे बाद कि नहीं इसमें भी कर लेते हैं, तो ये सीबीएसई आपको एंटरटेन नहीं करने वाली है। एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक स्टेप के लिए, ठीक है ना। देन उसके बाद आता है 5वां पॉइंट कि बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज ऑफ एनी इनकन्वीनियंस कॉज टू द कैंडिडेट। चलिए, तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, मेन पे आते हैं। 6th पॉइंट जो कि सीबीएसई ने हाईलाइट भी किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जनरली बच्चे यही सोचते हैं कि री इवैल्यूएशन करके हम अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बट बच्चों ध्यान दीजिए, लिखा है डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शेल बी अफेक्टेड। दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि इन दिस प्रोसेस आपका मार्क्स भी घट सकता है। देन इन केस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स, जो कि इंक्रीज और डिक्रीज साफ साफ लिखा है, आपका मार्क्स बढ़ गया या घट गया वेरिफिकेशन प्रोसेस में, सच कैंडिडेट शेल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट विच इज इन देयर पोसेशन। आपको सीबीएसई की तरफ से जो मार्कशीट मिल चुकी होगी वो आपको जमा करनी पड़ेगी, तब जाकर वो आपकी नई मार्कशीट इशू की जाएगी। देन इन केस, अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 पॉइंट बहुत ही गंभीर मामला है ये आपका। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आते हैं 40 के अराउंड, ठीक है ना, आप सोचते हो कि हम बॉटम में आकर पास हुए हैं, री इवैल्यूएशन कराएंगे तो शायद 50-60 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इन केस ऐसा हो जाता है कि आपके मार्क्स उससे भी गिर जाते हैं और आप कंपार्टमेंट की लिस्ट में आ जाते हैं, तो आप सोचते होंगे कि 40 था तो 40 तो कम से कम रहेगा ना, बट ऐसा नहीं है। देखिए सीबीएसई ने क्लियर किया है, इन केस स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंजेस टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन, यानी आपने अप्लाई किया, आपका पहले था 40 और आप पास थे, बट आपने उसको इंक्रीज कराने के लिए रीवैल्यूएशन करवाया और आपके आ गए मान लीजिए 28 और आप फेल हो गए, कंपार्टमेंट आपका आ रहा है, तो आपका यही मार्क्स माना जाएगा एंड यू विल हैव टू अपीयर फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ये पॉइंट लिखा है आपके 8 में, तो इसलिए बहुत ध्यान से सोच लीजिएगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। द 9th में है प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉट रिफंडेबल। खैर ये तो कॉमन बातें सब जगह होती हैं। सो अब आते हैं तीनों स्टेप को 1 बाय 1 समझते हैं कि हर स्टेप को कैसे आप करेंगे, उसमें क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो देखिए पहला स्टेप क्या है हमारा, तो एज यू नो द फर्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, है ना। तो जो बच्चा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेगा वही नेक्स्ट स्टेप के लिए भी अप्लाई कर सकता है। मैंने पहले भी कहा कि आप डायरेक्ट किसी 3rd या 2nd स्टेप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, यू हैव टू गो थ्रू 1 बाय 1, ठीक है। और ये देखिए ध्यान से, यही डिस्क्लेमर की मैं बात कर रहा था कि यही चीज़ आपको ध्यान रखनी, सीबीएसई हर जगह बार बार फ्लैश करेगी कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन किया है वेरिफिकेशन के लिए, विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। तो तब जाकर के आप फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए एलिजिबल कहलाओगे और आप अप्लाई कर सकते हो इन केस यू नीड इट। और जब आपने अप्लाई किया होगा फोटोकॉपी के लिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं चैलेंज ऑफ अ क्वेश्चन या फिर री इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है ना। यही बार बार डिस्क्लेमर आपको देखने को मिलेगा लगभग हर पेज में सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन। तो देखिए क्या है कि शेड्यूल दिया है एनेक्स्चर ए में, वो एनेक्स्चर ए क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसी के जस्ट बाद है। देन द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। अब रिजल्ट जो आपका वेरिफिकेशन के बाद होगा वो कैसे कम्युनिकेट सीबीएसई करेगी, द रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स will be uploaded on CBSE website. In case of change in the marks, the a letter will be sent to the applicant by speed post or email. Then in case where there is no change, अगर आपने verification के लिए apply किया but आपका unfortunately कोई change नहीं आता, then CBSE will not send any letter or email, ठीक है ना। जबकि however it will be available on website, लेकिन आप अपना status website पर देख सकेंगे, clear। Then applicants
आर एडवाइज टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। फ्रिक्वेंटली आप उसको विजिट करके देखते रहिए, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं प्रोसेसिंग फी के बारे में और शेड्यूल के बारे में रिगार्डिंग क्लास 10 एज वेल एज फॉर क्लास 12। पहले स्टेप के लिए ध्यान रखिएगा, तीनों स्टेप का अलग अलग शेड्यूल और फीस है। देखिए ये ग्रीन कलर से जो है ये फॉर क्लास 10th है, ठीक है। दिस इज फॉर क्लास 10 एंड दिस इज फॉर क्लास 12। तो देखिए क्लास 10 का अप्लाई करने के लिए क्या है डेट शेड्यूल, 20 जुलाई से यानी मंडे से स्टार्ट होने वाला है, यानी आज के ही डेट से स्टार्ट होगा एंड जो कि 24 जुलाई तक चलेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात 5 बजे तक, उसके बाद नहीं कर पाओगे आप। आपने देखा था रिजल्ट्स के समय इतने सारे एक साथ लॉगिन होने की वजह से सीबीएसई की साइट क्रैश कर गई थी, है ना। तो इसीलिए आप लास्ट टाइम का वेट ना करें। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप विद इन टाइम अप्लाई कर दीजिए और आपका एप्लीकेशन चार्ज है ₹500, ठीक है। और यही सेम प्राइस आपका क्लास 12 के लिए भी है, बट शेड्यूल क्या है आपका 17 जुलाई जो ऑलरेडी बीत चुका है, उस दिन से लेकर 21 जुलाई यानी कल तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अभी भी आज और कल का 2 दिन का समय है, लेकिन अगेन वही है शाम 5 बजे तक। क्लियर। तो ये हो गया आपको वेरिफिकेशन के प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए शेड्यूल और उसका कॉस्ट। देन स्टेप नंबर 2 में आप कैसे अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, उसका प्रोसेस हो गया, उसका रिस्पॉन्स आ गया। देन आपको अगर स्टेप नंबर 2 पे चलना है तो उसके लिए बातें समझिए कि एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। तो जो आपकी कॉपी चेक हो चुकी है सीबीएसई के द्वारा, उस कॉपी का आप फोटो कॉपी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो पहली बात तो यही है कि अगर आपने पहले प्रोसेस के लिए वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। तो आपने अप्लाई कर दिया था मान लेते हैं पहले केस के लिए। अब आपके देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेकंड है कि इसका भी प्रोसेसिंग चार्ज ₹700 पर सब्जेक्ट होगा और इसके बारे में नेक्स्ट ए है जो मैं अभी अगले स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। और पर सब्जेक्ट 700, ये ध्यान रखना है, टोटल 700 नहीं है। अगर आपको 3 सब्जेक्ट में करवाना है फोटोकॉपी चाहिए तो 700 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेना आप, ठीक है ना। Then application submitted on behalf of candidate and also incomplete application will be rejected। चलिए ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन है। Then photocopy of evaluated answer book will be provided to the candidate's login account, जिससे आप लॉगिन करोगे उसी में आपको मिलेगा। After blocking the information relating to the identification of the examiner, evaluators and any other officials, ठीक है। तो ऑफिशियल्स का आपको डिटेल्स नहीं देगी सीबीएसई, बस आपका रिस्पॉन्स जो होगा बाय मींस ऑफ फोटोकॉपी वो आपको दे दिया जाएगा। और एक और देखिए डिस्क्लेमर आपके सामने आ चुका है, मैं पहले भी कह रहा था, हर पेज पे आपको देखने को मिलेगा कि इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स, यानी आप थर्ड स्टेप के लिए जाना चाहते हो, री इवैल्यूएशन के लिए जाना चाहते हो, तो आपको इसके लिए इस सेकंड स्टेप को पहले करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो आप जानते हैं, पता लगाते हैं कि स्टेप नंबर 2 के लिए फीस कितनी है फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12, ठीक है। तो देखिए पहले ही आप फर्स्ट स्टेप में ₹500 अपना लगा चुके हो। अब यहाँ पे आपको कितना और देना है, तो ये रहा आपके क्लास 10th के लिए एंड ये रहा आपके क्लास 12th के लिए। तो क्लास 10th के लिए ये जो अप्लाई करने का आएगा, मतलब फोटोकॉपी आपको अगर अपने आंसर शीट की चाहिए तो आप कब अप्लाई कर सकते हैं, 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त, यानी 2 दिन के लिए आपके पास समय होगा, लेकिन अगेन टिल 5 PM। और फिर पर आंसर कॉपी कितना, 500। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना कि आपको कितने सब्जेक्ट की फोटोकॉपी चाहिए, उतने ही सब्जेक्ट का आप वेरिफिकेशन प्रोसेस में अप्लाई करिएगा। अदरवाइज आपने वेरिफिकेशन एक सब्जेक्ट के लिए डाला और यहां चाहोगे आपकी 2 सब्जेक्ट का हम फोटोकॉपी ले लें तो आप नहीं ले पाएंगे। क्लियर। ऐसे ही क्लास 12 के लिए 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त, मतलब अगेन 2 दिनों का समय होगा, 5 बजे तक का समय मिलेगा आपको। एंड एक बात और लिखी है, ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू। अगर 1 और 2 के बीच में कोई छुट्टी पड़ती है तो उस बीच में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्लास 12 के लिए वो फोटोकॉपी चार्ज हो गया 700। इन दिस वे आपको दोनों प्रोसेस में देखिए, आपका अब तक आपने ₹500 प्लस 10th का ये ₹500, मतलब ₹1000 आपका लग गया, और वहां पर ₹500 प्लस यहाँ से ₹700, यानी 1200 आप यहाँ पे खर्च कर दे रहे हैं, यहाँ पर 1000। तो कॉस्ट को भी अगर आपको फैक्टर बनाना है तो आप सोच सकते हैं इस बारे में भी, ठीक है ना। आते हैं आपके लास्ट स्टेप में, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, जिसको बेसिकली हम कहें तो चैलेंज करना किसी भी क्वेश्चन के लिए, जिसको आपको लगता है कि आपने सही किया बट गलत दिया हुआ था, क्योंकि फोटोकॉपी आपने देख ली होगी अब, है ना। तो देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि ये स्टेप वही अप्लाई कर सकता है, पहली चीज जिसने कि सेकंड नंबर स्टेप को अप्लाई किया हुआ था, तो लिखा भी हुआ है ओनली दोज हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, वही सिर्फ इस स्टेप के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। एंड देन रिक्वेस्ट फॉर री इवैल्यूएशन और चैलेंज शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर थ्योरी पोर्शन। देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट बात, बारीक सी बात, आप किसी प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए नहीं कर सकते हैं चैलेंज, सिर्फ थ्योरी के लिए, और वो भी ₹100 पर क्वेश्चन,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपका कोई एमसीक्यू करेक्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप का और आपके फोटोकॉपी में दिखाया गया है कि आपने उसमें आपको मार्क्स काट दिया गया है, तो आपको उस एक को सही कराने के लिए 100 रुपीज़ का अप्लाई करना पड़ेगा पर क्वेश्चन 100। तो आप सोच लो, आपको अगर 15 क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है तो इंटू 100 कर लीजिए आप, तो आपको 1500 और लग जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आप कितने क्वेश्चन का री इवैल्यूएशन चाहते हैं, बट ध्यान रखना है थियोरिटिकल के लिए सिर्फ होगा और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। देन द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम। जब आपको फोटोकॉपी मिलेगी तो क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम सीबीएसई दे देगी, उसी के साथ आप देखकर अपना क्रॉस चेकिंग करेंगे और उसी से रिलेटेड ही आप चैलेंज कर सकते हैं। देन स्टेटस ऑफ री इवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय अ फॉर्मल लेटर, जो कि स्पीड पोस्ट या ईमेल से आ सकता है। एंड देन नो अपील फॉर और रिव्यू अगेंस्ट द री इवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन। ठीक है ना, ये बात हो गई। और देन आरटीआई को लेकर जनरल एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नाउ इसका भी प्रोसेसिंग फीस जान लेते हैं और शेड्यूल। तो देखिए क्लास 10th के लिए ये री इवैल्यूएशन मतलब क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए जो डेट रखा है वो 10 और 11 अगस्त और शाम 5 बजे तक, मतलब अगेन आपको 2 दिनों का समय मिलेगा। एंड 100 रुपीज़ अगेन पर क्वेश्चन, जैसे पहले हमने बताया। ये था क्लास 10th के लिए। एंड फॉर क्लास 12 अगर हम बात करते हैं तो क्लास 12th के लिए वो डेट है 6 से 7 अगस्त एंड अगेन 5 PM तक 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। तो ये है अब तक के प्रोसेस और उसके फीस। नाउ अब हम एंटर करते हैं अपने वीडियो के उस पार्ट में जो आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद से लेकर अब तक सीबीएसई की साइट पर कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो उसके रिस्पांस में सीबीएसई ने कुछ जनरल गाइडलाइंस दी है, वो क्या है? देखिए ये पब्लिक नोटिस है सीबीएसई ने जो दिया हुआ है अपने पोर्टल पर, और वो क्या है ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस उसके जवाब सीबीएसई के जो भी है पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए पहला आपका क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ज़्यादातर आपके साइट पर, सीबीएसई की साइट पर, वो ये है कि व्हाट डज द टर्म आरटी इन द मार्कशीट। कई मार्कशीट में आरटी लिखा हुआ है तो बच्चे परेशान है कि वो क्या है। तो बता दें कि जो पहले हमारे सीबीएसई के रिजल्ट्स में फेल इन थ्योरी लिख के आता था एफटी, उसी को रिप्लेस आरटी से कर दिया है और उसका मतलब है रिपीट इन थ्योरी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आरपी क्यों लिखा है मार्कशीट में कहीं कहीं। तो जैसे कि आपका एफटी था यानी कि फेल इन थ्योरी, वैसे ही आपका फेल इन प्रैक्टिकल पहले होता था। ठीक है, इसी को सीबीएसई ने हटाकर क्या कर दिया है आरपी यानी रिपीट इन प्रैक्टिकल। देन आता है What does the term ER in the marksheet mean? अब किसी किसी मार्कशीट में ER भी लिखा है, वो क्यों लिखा है भाई? तो उसके लिए लिखा हुआ है एसेंशियल रिपीट, आपको कंपल्सरली रिपीट करना ही पड़ेगा, दैट मीन्स फेल। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट, Why are the result of few candidate declared as RL? किसी किसी के रिजल्ट्स में RL लिखा रहा है, वो क्या है? तो उसका मतलब हो जाता है कि results of few candidates have been declared as RL as some data is not available. उन बच्चों का कुछ कुछ डेटा नहीं अवेलेबल है, तो RL का मतलब है रिजल्ट लेटर, बाद में आपका रिजल्ट मिलेगा जब सीबीएसई उसको गैदर कर लेती है सारी चीज़ों को और उसके बाद आपको डिक्लेयर कर देगी अलग से। ठीक है, ये हो गया आपका आरएल का मतलब। देन इन द मार्कशीट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड, व्हाई? तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मार्क्स प्राइवेट कैंडिडेट्स के मार्कशीट में नहीं दिख रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसके पीछे सीबीएसई ने ये कहा है कि 2019 के बाद जो आपका मैक्सिमम मार्क्स था थ्योरी सब्जेक्ट्स में, उसको सीबीएसई ने चेंज किया और उसी के बेस पर प्रोपोर्शनली मार्क्स को चेंज कर दिया। जैसे आउट ऑफ 80 आपका मार्क्स बनता है 40, तो आपका आउट ऑफ 100 कितना बन जाएगा, कन्वर्ट कर लीजिए 50। तो उसने क्या किया, प्रोपोर्शनली मार्क को चेंज करके आउट ऑफ 100 रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो यही कहने का सीबीएसई का मतलब, प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, जो भी केस, सॉरी इंक्रीज कर दिया है आउट ऑफ 100। ठीक है, और वो आपको आपके मार्कशीट में फ्लैश कर रहा होगा थ्योरी के तौर पर। ठीक है ना, सेपरेटली प्रैक्टिकल नहीं दिखाया गया। देन नेक्स्ट है आपका कि आपके कुछ कुछ मार्कशीट में पी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो वो पी क्या है फिर? तो वो कुछ और नहीं था, वो कोई प्रोग्रामिंग एरर था जिसको सीबीएसई ने बाद में करेक्ट कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, अब वो नहीं दिख रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों के मार्कशीट में जी दिख रहा था कुछ, और जी का भी मतलब कुछ खास नहीं था, वो भी एक प्रोग्रामिंग एरर था जिसको सीबीएसई ने रेक्टिफाई कर दिया है। देन एक क्वेश्चन है कि विल द मार्क्स गिवन इन द सब्जेक्ट्स एज पर द असेसमेंट क्राइटेरिया चेंज इन केस ऑफ चेंज इन द मार्क्स आफ्टर वेरिफिकेशन री इवैल्यूएशन प्रोसेस। बहुत ही एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में है कि अगर हमने अप्लाई किया है वेरिफिकेशन एंड री इवैल्यूएशन के लिए और हमारा मार्क्स सपोज दैट कि चेंज होता है, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, तो उससे क्या असर पड़ता है हमारे रिजल्ट्स पर और बाकी सब्जेक्ट्स पर। तो उसके लिए सीबीएसई ने बता दिया है कि एनी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मार्क्स ड्यू टू वेरिफिकेशन ऑफ री इवैल्यूएशन विल ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड एज पर द असेसमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो असर पड़ेगा। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है
व्हाट डू द ग्रेड्स गिवन अगेंस्ट द मार्क्स इंडिकेट। तो ग्रेड आपको दिए गए हैं, जैसे आप देखे होंगे कहीं पर A1 लिखा है, कहीं A2 लिखा है, और कई बार आप देख रहे होंगे 85 मार्क्स लिखा है दो सब्जेक्ट्स में, लेकिन दोनों का ग्रेड अलग अलग है। वो ऐसा क्यों है, तो देखिए उसके ऊपर भी रीजन है, ये रहा एक्सप्लेनेशन। द ग्रेड्स आर रिलेटिव ग्रेड्स, they will vary from subject to subject every year. They are based on the number of candidates passing in the subject. ठीक है, तो ये पूरे इंडिया लेवल पर रिजल्ट जो सीबीएसई का होता है उसके बेस पर ये बनाया जाता है। एंड डिटेल्स ऑफ दीज ग्रेड्स आर प्रोवाइडेड एट द बैक ऑफ द मार्कशीट प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। तो जब आपको मार्कशीट आपकी मिल जाएगी, उसके बैक साइड को आप देखेंगे तो ग्रेड का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको वहां दिख जाएगा। देन व्हेन विल कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बी हेल्ड। तो आप सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से हमारा एग्जाम कैंसिल फाइनली हुआ, और उसी वजह से कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को लेकर अभी सीबीएसई ने कोई भी डेट रिलीज नहीं किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के ही साथ वो अपना नोटिफिकेशन पब्लिकली जारी करेगी। देन व्हेन कैन द फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बी फिल्ड। तो इसके लिए भी कहा है डिटेल्स विल बी मेड अवेलेबल एज सुन एज द डेट इज डिक्लेयर्ड। तो अभी भी जब तक डिसाइड नहीं हुआ तब तक अभी रिलीज नहीं किया गया, डिसाइड होते ही रिलीज कर दिया जाएगा। देन व्हाट इज द प्रोसीजर इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जिसको ऑलरेडी हम तब से समझ रहे थे, 3 प्रोसेस है ना, वही तीनों की बात कर दी सीबीएसई ने। एंड लास्ट, कैन द मार्क्स बी गॉट वेरीफाइड विदाउट अप्लाइंग एंड पेइंग फीस। बिना अप्लाई किए और बिना फी पे किए भी क्या हम मार्क्स को चेंज करा सकते हैं, वेरीफाइड करा सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी हमारे पास प्रोसीजर नहीं है। तो ये था आज के वीडियो में सीबीएसई से के रिजल्ट से रिलेटेड एंड कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड एज वेल एज वेरियस क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, कैसे आप वेरिफिकेशन कराएंगे, रीवैल्यूएशन कराएंगे, उन सभी से रिलेटेड सारे प्रोसीजर एंड सारे क्वेश्चन और उसके आंसर। तो होप सो ये सारा वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे से सोच समझ करके ही अपने री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई करें, बिकॉज यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोनों है, मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो जरूर जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के पास, ताकि उसको भी इससे कुछ मदद मिल सके। एंड अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, सो दैट कि मेरे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।